आपने मुझसे लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सुनी, मेरे चैनल पर दाऊद इब्राहिम की साजिशें देखी, मुख्तार अंसारी के अपराध जाने, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गैंग की कहानी सुनाऊंगा जो इन सब से बड़ा है। एक ऐसा गैंग जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। एक ऐसा गैंग जो पूरे देश को चलाता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, CCP। एक ऐसा सरकारी माफिया जिसने 15 जून 2020 की रात को भारत के खिलाफ सबसे बड़ी सुपारी ली, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रणनीति के साथ। लेकिन उस रात जो हुआ वो चीन ने कभी सोचा नहीं था। 33 चीनी सैनिकों के शव बर्फीली नदी में बहते हुए पाए गए, और जो बच गए वो आज तक उस रात को भूल नहीं पाए हैं। उस रात के बारे में सुनकर ही कांपते हैं। यह है गलवान का केस, एक ऐसा केस जहां साजिश रची गई थी भारत को घुटने टेकने के लिए, लेकिन जिसका अंजाम हुआ चीन की बेइज्जती से। हम क्राइम कनेक्ट पर आज खोलेंगे उस रात का पूरा सच, उस साजिश की पूरी कहानी, और साथ ही बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन को उसी भाषा में जवाब दिया। तो तैयार हो जाइए एक खूनी षड्यंत्र की कहानी के लिए। दोस्तों, हर बड़े क्राइम की शुरुआत एक प्लानिंग से होती है, और चीन की यह प्लानिंग शुरू हुई थी 2019 से ही। लेकिन इस प्लानिंग की जड़ें 150 साल पुरानी हैं। समझिए कैसे। 19वीं सदी में जब अंग्रेज इंडिया पर राज कर रहे थे, तब नदन बॉर्डर को लेकर काफी कंफ्यूजन था। अंग्रेजों ने एक लकीर खींची, जॉनसन लाइन, फिर एक और लकीर, मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। लेकिन चीन ने कभी साफ जवाब नहीं दिया। यह थी उनकी पहली चाल। सच को धुंधला रखो ताकि जब मौका मिले तो अपने हिसाब से खेल सको। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1949 में माओ त्से तुंग ने चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनाई। ये वही माओ थे जिन्होंने अपने ही देश में 4-5 करोड़ लोगों को भूखा मार डाला। साजिश नंबर 1, द ग्रेट बिट्रेयल ऑफ 1962। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। भारत चुप रहा। पंडित नेहरू जी ने सोचा कि हिंदी चीनी भाई भाई से काम चल जाएगा, लेकिन चीन क्या कर रहा था? चोरी छिपे अक्साई चीन के बीचों बीच एक हाईवे बना रहा था। जब 1962 में भारत को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और फिर चीन ने अपना असली रंग दिखाया। एक सुबह बिना वार्निंग के सीधा हमला कर दिया। यह कोई युद्ध नहीं था दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइज्ड हिट था, एक प्लान्ड अटैक। चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और फिर एक तरफा सीज फायर का ऐलान भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उनको मिल गया था। साजिश नंबर 2, सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक। 1962 के बाद चीन ने अपना असली खेल शुरू किया। उन्होंने एक रणनीति अपनाई, स्लाइसिंग की। समझिए कैसे काम करती है ये तकनीक। आप किसी चीज को धीरे धीरे पतली पतली स्लाइस में काटते हैं, वैसे ही जैसे चीन करने की कोशिश करता है। आज एक टेंट लगाओ, भारत प्रोटेस्ट करे, बातचीत हो, टेंट हटाओ, फिर 2 टेंट लगाओ, फिर बातचीत, फिर 1 टेंट हटाओ, 1 रहने दो, धीरे धीरे पूरा फिर पक्का स्ट्रक्चर खड़ा कर दो। यह है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का तरीका। तमाम जो गैंगस्टर होते हैं वो भी यही करते हैं ना। पहले छोटे छोटे अपराध, फिर धीरे धीरे एम्पायर बना लो। अब सवाल, चीन को 2020 में अचानक इतना गुस्सा क्यों आया? दोस्तों, हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, और इस केस में मोटिव था दरबुक शोक दोल तबेग ओल्डी रोड। 255 किलोमीटर की ये सड़क भारत बना रही थी, जो सीधे अक्साई चीन के पास तक जाती थी, यानी कि चाइना के बॉर्डर तक। चीन को लगा कि अगर ये सड़क बन गई तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उनका इलीगल हाईवे, उनकी मूवमेंट, सब कुछ भारत की नजरों में आ जाएगा, भारत उन तक तुरंत पहुंच जाएगा।
तो चीन ने तय किया कि इस सड़क को रोकना है और इसके लिए भारत को सबक सिखाना है। और फिर शुरू हुई प्लानिंग। मई 2020 से चीन ने अपनी प्लानिंग शुरू की। पैंगोंग त्शो, हॉट स्प्रिंग्स, गलवान, हर जगह अचानक चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी। ये कोई इंसिडेंस नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। 6 जून 2020 को दोनों देश के कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई। सब ठीक ठाक लगा। चीन ने वादा किया कि हम अपने टेंट हटा लेंगे, आप भी पीछे हटो। लेकिन यह था क्लासिकल डिसेप्शन, जैसे कोई अपराधी सरेंडर का नाटक करता है और फिर पीछे से वॉर करता है। चीन ने यही किया। 15 जून की सुबह जब भारतीय सेना के कर्नल बी संतोष बाबू को खबर मिली कि चीन ने टेंट नहीं हटाए बल्कि और स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं, तो उन्हें समझ आ गया कि धोखा हो गया है। शाम 7 बजे कर्नल संतोष बाबू 30 जवानों के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 की तरफ बढ़े। उनका इरादा बातचीत का था, लेकिन सामने जो प्लानिंग थी वो कत्ले आम की थी। जब कर्नल ने टेंट हटाने को कहा तो एक चीनी सैनिक ने उन्हें धक्का दे दिया। ये सिर्फ धक्का नहीं था, ये ट्रिगर था, प्री प्लान ट्रिगर। भारतीय जवानों ने उस अवैध पोस्ट को तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। चीनी सैनिक भाग गए। लेकिन दोस्तों, यह भी प्लान का हिस्सा था, यह था ट्रैप। और फिर शुरू हुआ रात का तांडव, एक एम्बुश। रात के 9 बजे अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न सूझे, और तभी अचानक पहाड़ों से चीखें आने लगी। चीन की रिजर्व फोर्स आ गई थी, 300 से 400 सैनिक पूरी तैयारी के साथ। उनके पास थे लोहे की रॉड्स जिनमें कटीली तार लिपटी थी, नुकीली कीलों वाली डंडे और बड़े बड़े नुकीले पत्थर। यह कोई सामान्य झड़प नहीं थी, यह था प्लान मैसेकर, ऑर्गेनाइज अटैक। जैसे किसी गैंग वॉर में राइवल गैंग को खत्म करने के लिए पहले से हथियार तैयार कर लिए जाते हैं, वैसे ही चीन ने किया। एक संकरी पहाड़ी रास्ता, एक तरफ दीवार, दूसरी तरफ जानलेवा नदी, ऊपर से पत्थरों की बारिश। यह था परफेक्ट किल जोन। कर्नल संतोष बाबू सबसे आगे थे। एक भारी पत्थर उनके सिर पर लगा, वो नदी में गिर पड़े। लेकिन यहीं पर चीन की प्लानिंग फेल हो गई और शिकारी खुद ही शिकार बन गया। जब 16 बिहार के रेजिमेंट के जवानों ने उस रात यह साबित किया कि जब तक जान है लड़ाई जारी रहेगी, चाहे सामने 30 हो या 300। अपने कमांडिंग ऑफिसर को गिरते देख उन 30 जवानों के अंदर साक्षात काल उतर आए। उन्होंने चीनियों के हथियार छीनने शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि वो वहां लड़ाई करने नहीं गए थे, वो बातचीत करने गए थे। तो भारतीय सेना ने चीनियों से ही वो हथियार छीना जो वो लेकर आए थे। इसके बाद बजरंगबली की जय की गड़गड़ाहट से पूरी घाटी गूंज उठी। 6 घंटे तक खूनी संघर्ष चला। भारतीय जवानों ने चीनियों को पकड़ पकड़ कर बर्फीली गलवान नदी में फेंकना शुरू कर दिया। बस पानी का तापमान इतना कम था कि जो भी गिरा वो कुछ ही मिनटों में जम गया। सुबह होते होते गलवान शांत हो गया। नदी का पानी लाल था। भारत ने अपने शहीदों के नाम दुनिया को बताए, पूरे सम्मान के साथ, उनके बलिदान के साथ। लेकिन चीन ने वही किया जो हर अपराधी करता है, सबूत मिटाने की कोशिश। पहले बोला कोई नहीं मरा है, फिर दबाव में आकर बयान दिया गया कि सिर्फ 4 लोग मरे हैं, यानी कि उनके तरफ से सिर्फ 4 सैनिक ही शहीद हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे क्राइम सीन से सबूत मिल ही जाते हैं ना, वैसे ही सच सामने आ ही गया। रशियन न्यूज एजेंसी टास ने खुलासा किया कि कम से कम 43 चीनी सैनिक मारे गए थे। अमेरिकन इंटेलिजेंस के रिपोर्ट में भी कहा गया कि चीन के बताए गए आंकड़े से बहुत ज्यादा है वो आंकड़ा। न्यूज आर्टिकल्स में आप देख ही रहे होंगे। सैटेलाइट इमेजेस में चीन के नए कब्रिस्तान दिखे, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। चीन की प्लानिंग फेल हो गई। वो आए थे 30 भारतीयों को खत्म करने, लेकिन खुद 33 से ज्यादा उन्होंने खो दिया, जो कि एक आधिकारिक नंबर है। लेकिन दावे तो 40 से लेकर 45 तक के किए जा रहे हैं। और इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड एक ही था, ये जो भी हमला किया गया। ठीक जैसे हर बड़े ऑपरेशन के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है ना, चीन के पास था शी जिनपिंग और उसकी पूरी मशीनरी। लेकिन भारत के पास था
कर्नल बी संतोष बाबू, हमारे ऑपरेशनल मास्टरमाइंड, जो किसी से भी लड़ना जानते हैं, दुश्मनों से लड़ना जानते हैं, भारत की रक्षा करना जानते हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट से आए संतोष बाबू कोई साधारण ऑफिसर नहीं थे, एनडीए से निकले थे, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर। लेकिन इससे भी बड़ी बात, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही मिशन के लिए बलिदान में दे दिया, और वो थी देश की सेवा। उनके पिता बताते हैं कि संतोष हमेशा कहता था, देश पहले है। 15 जून की रात उन्हें खबर मिली कि चीन ने धोखा दिया है, तो वो चाहते तो रुक भी सकते थे, बैकअप का इंतजार कर लेते, क्योंकि 30 ही जवान थे उनके पास। लेकिन नहीं, उन्होंने तय किया कि अभी जाना है, अभी जवाब देना है। ये था कैरेक्टर। उस रात जब पत्थर उनके सिर पर लगा, वो नदी में गिर गए। चीन को लगा काम हो गया, लीडर तो खत्म हो गया ना। लेकिन दोस्तों, लीडर मरता नहीं है, वो इंस्पायर करता है। कर्नल संतोष बाबू का गिरना भारतीय जवानों के लिए ट्रिगर बन गया। उनकी मौत ने उन 30 जवानों को 300 बना दिया कि अपने एक लीडर का बदला हम 10 से लेंगे, एक 10 से भी लेंगे। मरणोपरांत उन्हें संतोष बाबू को महावीर चक्र मिला, लेकिन उनकी असली विरासत थी वो जज्बा, जो आज भी एलएसी पर हर भारतीय जवान के दिल में धड़कता है, उनका नाम लिया जाता है। दोस्तों, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि क्राइम कनेक्ट के व्यूअर्स जानते हैं, हर अटैक के बाद आता है रिवेंज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और फिर शुरू हुआ इकोनॉमिक वॉरफेयर। रातों रात 220 से ज़्यादा चीनी ऐप को बैन कर दिया गया। चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, उनकी डाटा कलेक्शन रैकेट ठप हो गई। भारत ने साबित कर दिया कि हम तुम्हारी इकोनॉमी में भी घुस सकते हैं। रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए, एक टेलीकॉम के डील्स कैंसल्ड हुए, माफ़ कीजिएगा अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो, हुए, और जेटीई जैसी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से बाहर हुए, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर नए रूल्स लाए गए। जैसे किसी गैंग के सप्लाई चेन को तोड़ दिया जाता है ना, उनके एसेट को ख़त्म किया जाता है, उनके फंडिंग को रोक दिया जाता है, वैसा ही भारत ने चीन के खिलाफ किया। लेकिन असली बदला तो मिलिट्री लेवल पर था। 29-30 अगस्त 2020 की रात भारतीय स्पेशल फोर्सेज ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसकी चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कैलाश रेंज की स्ट्रेटेजिक हाइट, जिसे ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मैगर हिल कहा जाता है, भारत ने रातों रात वहां कब्जा कर लिया। ये वो चोटियां थी जहां से चीनी पोजीशंस को डायरेक्ट टारगेट किया जा सकता था। चीन को सुबह पता चला तो वो शौक में था। उन्होंने कई बार हमला करके वापस उस पोजीशन को लेने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने 1 इंच नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ा रिवेंज था माइंडसेट चेंज। भारत ने तय कर लिया कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी स्पीड से बनेगी। चीनी माल के जगह मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। चीन के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को एक्सपोज किया जाएगा। तिब्बत इशू को इंटरनेशनली उठाया जाएगा। दोस्तों, ये था परफेक्ट रिवेंज स्ट्रेटजी। ना तो वार, ना पूरी तरह से शांति, जिसे कहते हैं घर में घुसकर मारना, और नए दौर में नए तरीके से मारना। आज जब राहुल गांधी चीनी घुसपैठ पर सवाल उठाते हैं तो ये सवाल जायज भी है। किसी भी डेमोक्रेसी में ओपोजिशन का सवाल पूछने का हक है, और साथ ही साथ ये हक इसलिए भी है क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अगर फिर से चीन दोबारा से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सच में ये डिप्लोमेसी है, दो देशों का जुड़ना है, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है। तो विपक्ष का सवाल उठाना तो जायज़ है पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए। अगर चीन फिर से भारत की तरफ आंख उठा रहा है तो और उठाना भी चाहिए, विपक्ष को बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ असली सवाल ये भी है कि क्या घुसपैठ हुई थी। साथ ही साथ कुछ सवाल ये भी है कि क्या हमने जवाब दिया। तो हाँ, गलवान में हमने जवाब दिया। क्या पहले से ज़्यादा तैयार हैं? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए हम अब बॉर्डर एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। क्या चीन को मैसेज मिल गया? हाँ, वो अब डिफेंसिव मूड में हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि उन्हें समझ में आ गया कि ऐसा चलेगा नहीं। कभी 21 बहादुर थे तो आज 30 जवान हैं, और उनके 300-3000 पे भी भारी। क्या हम फिर से 1962 की मिस्टेक दोहराएंगे?
कभी नहीं। इसका जवाब है कभी नहीं। दोस्तों, गलवान सिर्फ एक क्लैश नहीं था, ये था एक मैसेज, डोंट मेस विथ इंडिया। आज हमने जो कहानी समझने की कोशिश की उसमें अपराधी चीनी सरकार और पीएलए है। मोटिव भारत की डीएसओ डीबीओ रोड रोकना है, जिससे भारत जो है वो चीन की सरहद तक अपनी पकड़ बना सकता है। इंडिया को इंटीमेट करना है। प्लानिंग क्या है उनकी? मंथ लॉन्ग बिल्डअप, प्री प्लान्ड एम्बुश। एग्जीक्यूशन क्या है उनकी? 15 जून 2020 की रात की आप घटना को देख लीजिए। रात 9 बजे 300 से ज़्यादा ट्रूप के साथ अटैक करना सिर्फ 30 सोल्जर पे। रिजल्ट क्या आया वो तो सबने देखा, लेकिन बदले में उनकी 33 चीनी मरे। एक्चुअल नंबर तो आपको पता ही है, मैंने पीछे बताया ही। अब इसमें चीन जो है वो कवर अप भी कर रहा है। चीन ने झूठ बोला, एविडेंस छुपाने की कोशिश की, जस्टिस लेकिन फिर भी मिला। भारत ने अपने जो शहीद हैं उनको सम्मान दिया। जो भी सैनिक हमारे लिए, आपके लिए जो बॉर्डर पर लड़े, उनके मौत के बाद, उनके शहीद होने के बाद उनको सम्मान दिया गया। चीन की तरह छुपाया नहीं गया। वो बोल भी नहीं पाया कि हमारे सैनिक शहीद हुए, वो तो छुपा रहे थे। हमने अपने सैनिक को सम्मान दिया। और बात की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और जो सरकार की रणनीति थी वो भी सबके सामने आई। और ज़रूरी है कि हम सब भी इन सभी चीज़ों पर पैनी निगाह रखें, ताकि हमारे साथ दोबारा ऐसा ना हो, हमारे भारतीयों पर हमला ना हो, हमारे सेना पर कोई आँच ना आए। अंतिम बात अब करते हैं। आज की कहानी में तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बता ही दिया। दोस्तों, गलवान में भारतीय सेना ने जो भी किया उसने चाइना को एक साफ मैसेज दिया। अब भारत वो भारत नहीं है जिसे तुम 1962 में हरा सके थे। आज जब भी कोई चीनी सैनिक एलएसी के पास जाता है तो उसे गलवान याद आता है। जब बर्फीली हवाएं चलती है तो उन्हें बजरंग बली की जयकार याद आती है। वो आवाज़ सुनाई देती है कि उसके बाद मंजर क्या हुआ था। और जब भारत शांत बैठा है आज, तो समझ जाओ ये कोई शांति नहीं है, तैयारी है। जैसे उड़ी के बाद या फिर पहलगाम हमले के बाद जो हुआ, जो जवाब भारत ने दिया, वो किसी ने सोचा नहीं था। वैसे ही अगर चीन ने दोबारा गलती की तो जो होगा वो इतिहास बन जाएगा। कर्नल बी संतोष बाबू, नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी और उन सभी 20 शहीदों को हमारा सलाम है। और उन हजारों जवानों को भी सलाम है जो आज भी -40 डिग्री में 18,000 फीट की ऊंचाई पर हमारी नींद की रक्षा कर रहे हैं। वो है तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। वो है तो हम इतने सुरक्षित हैं अपने देश के अंदर। वो है तो हम चैन की सांस लेते हैं। तो उन सभी को एक बार फिर से मेरा सलाम। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ सेना के रिस्पेक्ट में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।